हाँ जी, क्या हाल है आप सभी लोगों के? बढ़िया हो सब? सबसे पहले तो जय हिंद सभी को। एक बार फटाफट सेशन शेयर करके बुला लो सभी को। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। क्यों सर? सर आज दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो स्टेट लेजिस्लेचर और एक गवर्नर सर। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब इंपॉर्टेंट थे उसी तरह से गवर्नर साहब भी इंपॉर्टेंट हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर सर यूनियन पार्लियामेंट की जैसे हमने बात करी थी जो सेंट्रल लेवल पे है, तो उसी तरह से स्टेट लेवल पे भी तो होगा, जहां पे हर एक स्टेट के अंदर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या उसे ही हिंदी में विधानसभा कहते हैं। और कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे बाइकैमरलिज्म होगा। बाइकैमरलिज्म कहां पे था? वो तो सर हमने यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा था, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस लोअर हाउस। तो सर स्टेट में भी होता है? हाँ बिल्कुल बेटा, कुछ कुछ स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म हमें मिलता है। और उसे हम, जो दूसरी काउंसिल होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विधान परिषद, या इंग्लिश में उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये पढ़ना है आज हमें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कैसे सर? जो पार्लियामेंट है सर, मतलब जो यूनियन वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पे तो हमें पता है बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म का मतलब कि सर राज्यसभा भी है एंड लोकसभा भी है, अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है। ठीक है जी, ओके सर। और सर पार्लियामेंट के अंदर तो ये कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो हमें तो संविधान के हिसाब से चलना है। तो सर पार्लियामेंट जो यूनियन लेवल पे है वहां पे तो कंपलसरी है। लेकिन स्टेट्स के अंदर ना, स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर सर बाइकैमरलिज्म जरूरी नहीं है कि वो कंपलसरी ही हो। वो पॉसिबल हो सकता है। आप बाइकैमरलिज्म आप दो सदन एक राज्य के अंदर ला सकते हो, वो आप कर सकते हो। इट इज पॉसिबल बट इट इज नॉट कंपलसरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर राज्य में दे ही देनी है दो सदन। ठीक है, तो इंडिया के अंदर किस किस में है, कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे आपको बाइकैमरलिज्म मिलेगा? यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी बाइकैमरलिज्म। विधान परिषद भी हुआ करती थी, और विधानसभा भी हुआ करती थी। इंग्लिश वालों के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी। लेकिन जब से हमने जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के यूटी बना दिया है, तब से वहां पे खत्म हो गई। सर एक बात बताओ, केवल इन्हीं राज्यों में क्यों है? भाई जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे, ठीक है, तब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था सर? उसके बाद 1937 में इलेक्शन हुए थे, 1933 में भी इलेक्शन हुए थे। तो जहां जहां पे कांग्रेस जीत रही थी, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के चुनाव जहां जहां पे उस टाइम पे कांग्रेस जीत रही थी, उसको काउंटर करने के लिए विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट के अंदर ले आए, ताकि कांग्रेस ज्यादा काम ना कर सके। सर लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होगा बेटा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ना आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स जाते थे, जो गवर्नर नॉमिनेट करता था उस टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नर। तो दैट मींस कि आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो? कांग्रेस को या विधानसभा को आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए कुछ राज्यों में है। तो ये तब से चला ही आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है इसको रखो ना रखो, ये स्टेट के ऊपर होता है, डिपेंडेंट होता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश की खबर आई थी, ये कह रहे थे कि सर बंद कर दो, हमें बाइकैमरलिज्म नहीं चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद कह रहे नहीं हमें चाहिए। तो ये चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सर इन राज्यों में क्या क्या है? आपकी बाइकैमरलिज्म है, मतलब सर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव इन स्टेट। सर मतलब भाई स्टेट्स के अंदर आपकी लेजिस्लेशन के लिए कोई बॉडी होनी चाहिए, और वो किस किस लोगों से मिलकर बनी होनी चाहिए? जैसे हमने जब पार्लियामेंट देखा था, पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? सर प्रेसिडेंट साहब थे, और सर आपके राज्यसभा एंड लोकसभा। ऐसे ही स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी वो किस किन लोगों से मिलकर बनी होगी? एक तो होगा आपका गवर्नर, ठीक है जी, एक तो गवर्नर साहब होंगे, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल सर विधान परिषद। और ये क्या है? ये ऑप्शनल है, इसको एबॉलिश भी कर सकते हैं और दोबारा लागू भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और तीसरी आपकी बॉडी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली, या उसे ही हिंदी में कहते हैं विधानसभा। आई बात यहां तक समझ? यही है आपका क्या? आर्टिकल नंबर 168। आर्टिकल नंबर 168 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 168 कहता है कि
जो स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडीज होंगी वो किन किन लोगों से मिलकर बनी होंगी सर? एक गवर्नर से, एक आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा से, और तीसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद सर क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद को बना भी सकते हो और खत्म भी कर सकते हो। इस चीज का संविधान के अंदर प्रावधान दे रखा है सर, प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सर क्या करना पड़ेगा? अ रिजोल्यूशन विल बी पास्ड इन विधानसभा विद एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब देख रहे हो, हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए कहां पे सर? विधानसभा के अंदर। ठीक है जी, वहां से मिल गई। उसके बाद क्या करेंगे? इस रिजोल्यूशन को कहां पे भेजा जाएगा? उसके बाद पार्लियामेंट मतलब यूनियन के पास भेजा जाएगा कि भैया वो जो राज्यसभा और लोकसभा बैठी है, आपको ये रिजोल्यूशन पहले स्टेट में पास करना होगा एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग से। उसके बाद सेम रिजोल्यूशन को आप भेजोगे कहां पे? पार्लियामेंट के पास। सब पार्लियामेंट के पास क्यों भेजेंगे बेटा? क्यों? क्योंकि हम हैं क्वासाई फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट, यूनियन के पास ज्यादा पावर है, इसीलिए हम पार्लियामेंट के पास भेजेंगे कि सर ये हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या अबॉलिश करनी है। तो हमने रिजोल्यूशन पास कर दिया है, अब आप आगे देख लो क्या करना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाई इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मान सकते। ठीक है, और इसको सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट पास कर सकता है। ठीक है सर। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर पार्लियामेंट टू पास इट, इट्स देयर डिस्क्रिप्शन। सर इसका क्या मतलब हुआ बेटा? भाई सपोज करो कि कल को वो मेघालय वाला खड़ा हो जाए कि सर ये हमने अपनी स्टेट में रेजोल्यूशन पास कर दिया हमारी विधानसभा में कि हमें क्या चाहिए? एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, एक विधान परिषद चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट बाध्य नहीं है इस चीज का। पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि नहीं अगर रिजोल्यूशन आया ही है तो उसे पास ही करना है। पार्लियामेंट की अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर उसका मन करेगा तो वो कर देगी, अगर उसका मन नहीं करेगा तो वो नहीं करेगी, और स्टेट इसमें कुछ नहीं कह सकता। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट के पास ये डिस्क्रिशन है, ये उसकी अपनी पावर है। अगर वो चाहे तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश या क्रिएट करने के लिए हाँ भी भर सकती है और मना भी कर सकती है। ठीक है, यही था आपका क्या? आर्टिकल नंबर 169, जिसमें बोला है कि आप किस तरीके से बना सकते हो और हटा सकते हो किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल, या इसी को कहते हैं विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो सर हर एक स्टेट में आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, या इसी को कहते हैं विधान सभा। विधान सभा। ठीक है सर। तो सर इसकी सीट्स वेरी करती हैं कहां से? 60 से 500 तक। सर वेरी क्यों करती हैं? भाई जब इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, जब उनका एरिया अलग है तो दैट मीन्स कि वहां पे पॉपुलेशन भी अलग होगी। तो बेटा जो सीट्स होती हैं किसी भी असेंबली, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, भाई जो सीट्स होती हैं वो तो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा एमएलए आ जाएंगे, जहां पे पॉपुलेशन कम होगी वहां पे कम एमएलए आएंगे। सिंपल। ठीक है जी। तो सर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम होता है वो सर 5 साल जैसे लोकसभा का होता है। ठीक है, लेकिन गवर्नर उसे डिसॉल्व भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट, सेम जैसे प्रेसिडेंट साहब कर सकते थे लोकसभा को, राइट। ड्यूरिंग इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। ये हमने देखा था परसों की क्लास में जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 356 के बारे में जब हमने स्टेट इमरजेंसी या उसे ही प्रेसिडेंट रूल कहते हैं उसके बारे में जब हमने पढ़ा था, तब क्या बात करी थी कि सर अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगा दी है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, तो सर हम चाहे तो उसकी विधानसभा जो है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके टर्म को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब सर सपोज करो कि 5वां ही साल चल रहा था सरकार का, विधानसभा के अंदर 5वां ही साल चल रहा था, और सर उसी साल में क्या हुआ, वहां पे सर प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो इस 5 साल में हम +1 ऐड कर सकते हैं, और ये अप टू इंफिनिटी हर साल ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है जब तक आपकी स्टेट के अंदर इमरजेंसी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है? इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है सर क्वालिफिकेशंस क्या है यहां जाने की सर, अगर हमें एमएलए बनना हो तो क्या क्वालिफिकेशन है भाई, सबसे पहली बात तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। एज उसकी 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम भैया 25 साल का जवान तो होना ही चाहिए, ठीक है। एनी लॉ प्रिस्क्राइब्ड और अंडर लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए जिसके अंडर ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बंदा क्वालिफाई कर सकता है तो उसको हम मान लेंगे। सॉरी। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब सर किन किन बेसिस पे हम इनकी मेंबरशिप को हटा सकते हैं, एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। या तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो उसके पास, मतलब सर भाई एमएलए की तनख्वाह तो खा ही रहा है लेकिन साथ में किसी दूसरी गवर्नमेंट पोस्ट पे भी है, तो उस बेसिस पे हम उसे हटा सकते हैं। अनसाउंड माइंड, मतलब सर अरे केमिकल लोचा चल रहा है दिमाग में, डिसीजन नहीं ले पा रहा बेचारा, जब केमिकल लोचा चल रहा है तो सर उसको भी हटा सकते हैं। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब सर बैंकरप्ट हो गया जी, बैंकरप्ट कंगाल, ठीक है। इंसॉल्वेंट आपको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को कहते हैं बैंकरप्ट, ठीक है, बैंकरप्ट। या फिर अगर वो बंदा किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ले तब भी हम उसको एमएलए की पोस्ट से हटा सकते हैं। ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस थी उसकी। उसके बाद क्या है सर, गवर्नर्स डिसीजन इज फाइनल फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। भाई एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना ना करना का जो फाइनल डिसीजन है वो किसके हाथ में होगा सर, गवर्नर जी के हाथ में होगा, ठीक है जी। और वो गवर्नर अगर चाहे तो ओपिनियन ले सकता है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वो ओपिनियन ले सकता है कि भाई इसको मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूं, सही है गलत है, तो वो ले सकता है। ऑल्दो जो इलेक्शन कमीशन इसे जो भी एडवाइस देगा वो बाइंडिंग नहीं होती, वो नॉन बाइंडिंग होती है, मतलब मानो तो ठीक ना मानो तो ठीक, अल्टीमेटली गवर्नर का ही डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है किसका सर, विधानसभा का। विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको क्या कहते हैं, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। सेम जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा था, है ना, वहां पे भी एक स्पीकर था और एक डेप्यूटी स्पीकर था। इन द सेम वे विधानसभा के अंदर भी आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा, आपका स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं किस पे, हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। विधान परिषद में क्या बात की गई है सर, सर बात ऐसी है कि स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सर इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सपोज करो, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, क्या सर, एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं कि भाई एक राज्य है ए, एक स्टेट है ए, ठीक है, इसके अंदर सपोज करो कितने आपके 30 एमएलए हैं, 30 एमएलए, ठीक है। दैट मींस कि ये 30 एमएलए क्या कर रहे हैं सर, इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अपनी सरकार बना रखी है, या इसी को क्या कहते हैं, विधान सभा के अंदर अपनी सरकार बना रखी है, कोई टेंशन नहीं है सर। अब सर इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी मांग करी थी कि सर हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चाहिए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मिनिमम कम जो आपके सॉरी जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर जाएंगे ना वो इसके 1/3 होने चाहिए। मतलब सर अगर यहां पे 30 है तो यहां पे 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 10। ये जस्ट मैंने आपको क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई अगर 30 एमएलए हैं किसी स्टेट के अंदर तो उसमें 10 से ज्यादा मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकते। आई बात समझ। और एक और प्रोविजन दे रखा है क्या, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 40 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि सर मिनिमम अगर थोड़ी मैथ्स हम यहां पे लगा दें कि सर अगर 40 हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितने हो जाएंगे सर, 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सर 120, ठीक है। 1 मिनट देना बच्चे।
हाँ जी हाँ जी, आ गया, वापस आ गया। ठीक है, तो भैया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर 40 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए और 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, बात आई समझ? इस एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने ये बनाया है बस, कि लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर 120 बंदे होंगे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसको कोई मान के ही मत बैठ जाना कि यही होता है। फिगर क्या याद रखनी है कि जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर जो मेंबर्स होंगे आपके, वो सर 40 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, 40 से कम नहीं होने चाहिए और आपके भैया 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आई बात समझ यहां तक कि सर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर होंगे वो 40 से कम नहीं हो सकते और लोकसभा जो आपकी क्या है, विधानसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हैं, वो 1/3 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ यहां तक? चलो, तो यही लिखा है मैंने, क्या लिखा है कि सर स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कांट बी मोर देन 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बट इन नो केस लेस देन 40, 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या कि सर ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो सर इसके जो मेंबर्स होंगे उसकी टर्म कितनी रहेगी सर? 6 साल की टर्म रहेगी। वही जैसे हमारी राज्यसभा के अंदर हुआ करती थी, जैसे राज्यसभा के अंदर 6 साल का मेंबरशिप होती है एक आदमी की, वैसे ही आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के अंदर एक आदमी की जो मेंबरशिप रहेगी वो रहेगी 6 साल की। और जैसे राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पे रिटायर होते थे, इन द सेम मैनर यहां पे भी 1/3 मेंबर आपके रिटायर हो जाएंगे हर 2 साल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है काउंसिल इलेक्ट्स इट्स चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन अमंग इट्स मेंबर्स। आई बात समझ? जो आपकी विधान परिषद होगी, इसका जो चेयरमैन और जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो सर इन्हीं में से चुना जाएगा। अब इस बात को बिल्कुल कंफ्यूज मत करना क्या सर, कि जो आपका राज्यसभा था सर उसके अंदर जो चेयरमैन था, ठीक है, वो कौन था? वो तो सर वाइस प्रेसिडेंट था और वो सर वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, विधान आपकी जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, लेकिन जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद है, कहां की? किसी राज्य की, उसका जो चेयरमैन है और जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो इन्हीं में से चुना जाता है। याद रखना ये। ठीक है, चले आगे। क्वालिफिकेशन क्या है इनकी? सर वही भारतीय नागरिक होना चाहिए और जो एज है वो सर 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम वो 30 साल का तो होना ही होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी वो मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई करेगा। या फिर उसके बाद भाई क्वालिफिकेशन मिनिमम कितनी है वो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट इनको बताता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन सेम होंगी इसकी जो आपकी विधानसभा होती है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, जो डिस्क्वालिफिकेशन उसके अंदर मिलेगी वही आपको किसमें मिलेगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। दूसरी चीज, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हाइल इन आरएस इट्स नॉट सेम। वही मैंने अभी बताया था, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन वो उसका चेयरमैन होता है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है सर, वो क्या है? वो यहीं से इसका मेंबर चुन के आया है। वही तो बताया था अभी मैंने। और क्या है सर? राज्यसभा रिप्रेजेंट फेडरलिज्म बट लेजिस्लेटिव काउंसिल डजंट। आई बात समझ? सर राज्यसभा तो बनाएगा लेकिन ये नहीं बनाएगा। चलो, कैंडिडेट ऑफ विधान परिषद शुड नॉट बी एन एमएलए। भैया अगर पहले से तुम एमएलए हो, अगर पहले से तुम विधायक साहब हो, तो तुम विधान परिषद के मेंबर नहीं बन सकते। दूसरी चीज, पार्लियामेंट कैन इंक्लूड और रिमूव एनी लोकल बॉडी। मतलब सर, अब सर एक बात बताओ, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रही हो, यहां मेंबर कहां से आएंगे? भाई ऑब्वियसली जनता में से ही उठ के आएंगे मेंबर, लेकिन कहां से?
तो सर उसके लिए ना कुछ प्रपोर्शंस होते हैं। क्या क्या? ये बोला गया है कि 1/3 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे कहां से? लोकल बॉडीज से। जो भी आपकी लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होती हैं, वहां से कुछ मेंबर्स उठ के आएंगे। कितने? 1/3। इन द सेम वे 1/3 मेंबर्स आएंगे आपके जिनको एमएलए इलेक्ट करेंगे। जिनको एमएलए इलेक्ट करेंगे 1/3 मेंबर वो होंगे। 1/6 मेंबर कौन होंगे? उन्हें गवर्नर नॉमिनेट करेगा। गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे 1/6 मेंबर को। ठीक है। ऐसे ही 1/12 मेंबर विल बी इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट ऑफ दैट स्टेट। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, उस स्टेट के अंदर जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे, जितने भी स्नातक होंगे, जिन्होंने डिग्री ले ली है बैचलर्स की, सिर्फ वही लोग इलेक्ट करेंगे। और 1/12 मेंबर वो होंगे जो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई टीचर होगा वो इलेक्ट करेंगे। ठीक है। और वो टीचर कौन से होंगे सर? अबव सेकेंडरी स्कूल। अबव सेकेंडरी स्कूल सर, 10वीं से ऊपर को पढ़ाने चाहिए वो। तो ये कुछ हमने डिफाइन कर रखी हैं। किसने? पार्लियामेंट ने, कि भाई कहां से कितने मेंबर आएंगे। तो ये जो लिखा है ना लोकल बॉडीज, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कौन सी लोकल बॉडी को इंक्लूड करेगी और कौन सी लोकल बॉडी को इंक्लूड नहीं करेगी। मतलब सर QFSUT, हर बार ये लाइन आ रही है। क्या सर? क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट। ठीक है। अब सर एक बात बताओ, विधान परिषद ने बनाई ही क्यों है? भाई अगर हम जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे, जब 1930s में जब कांग्रेस इलेक्शन जीती थी, तब हमने क्या देखा था कि ब्रिटिश लोग हमें सिर्फ काउंटर करने के लिए आए थे। ठीक है। जहां पे भी कांग्रेस जीत रही है वहां पे उन्होंने विधान परिषद बना दी ताकि ब्रिटिश को काउंटर कर दे। हमने उसको कंटिन्यू क्यों रखा सर? हम उसको हटा भी तो सकते थे सर। कंटिन्यू रखने की जरूरत यह थी कि सर देयर माइट बी पीपल हु आर नॉट नेसेसरीली फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड। भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो सर इस चक्कर में तो वो आ ही नहीं सकते पॉलिटिक्स के अंदर। तो सर इसीलिए विधान परिषद रखी गई ताकि क्या करें, जिन लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो भी कंट्रीब्यूट कर सके किस चीज में? डेवलपमेंट में, ताकि वो लोग विधान परिषद के अंदर एंट्री ले सके। वो लोग भी विधान परिषद के अंदर एंट्री ले सके जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इसीलिए तो ये सारी बॉडीज रखी हैं। भाई लोकल बॉडीज में से आएंगे, कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको एमएलए इलेक्ट कर रहे हैं, कुछ को गवर्नर नॉमिनेट कर रहा है, और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको उस पर्टिकुलर स्टेट के ग्रेजुएट बंदे इलेक्ट कर रहे हैं, और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिसको उस स्टेट के टीचर्स जो पर्टिकुलरली वहीं रहते हैं और जो सेकेंडरी लेवल से ऊपर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं। तो दैट मींस कि वहां से जनता उठ के आ रही है कि वो भी देश के डेवलपमेंट प्रोसेस में भाग ले सके, क्योंकि इन सब लोगों का सर पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, इसीलिए विधान परिषद को रखा गया। लेकिन सर इसका डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है सर? डिसएडवांटेज ये है कि आज के टाइम पे सर इट बिकम्स अ बैकडोर एंट्री फॉर कैंडिडेट हु लूजेस इलेक्शन और क्लोज पर्सन हु आर क्लोज टू चीफ CM और मिनिस्टर्स। मतलब सर बेटा ये एक बैकडोर एंट्री है। किसके लिए? ये डिसएडवांटेज है इसका कि सर बैकडोर एंट्री किस चीज के लिए? कि अगर कोई एमएलए मतलब कोई बंदा चुनाव लड़ रहा था वही कहां पे? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लेकिन वो हार गया, तो बैकडोर एंट्री आ गई सर, पीछे से आ जाएगा ये। तो चाहे तो गवर्नर नॉमिनेट करवा देगा, या फिर लोगों ये लोकल बॉडीज हैं यहां से आ जाएगा कहीं ना कहीं से, या फिर कोई मिनिस्टर का कोई भाई चाचा भतीजा हो कि हाँ भाई ये मेरा भतीजा है, इसको भी डालो अंदर। कहां पे? विधान परिषद के अंदर। तो मतलब वो भी पावर में आ रहा है ना। ये एक डिसएडवांटेज है इसका कि इट बिकम्स अ बैकडोर एंट्री फॉर द पीपल हु लूज इलेक्शंस और हु आर नियर एंड डियर वंस ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है। दूसरे क्या है? स्ट्रेन ऑन स्टेट फाइनेंसेस। मतलब सर एक बात बताओ, विधानसभा को लेके ही या लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इतना खर्चा होता है, अगर हम एक और विधान परिषद बना देंगे, एक और सदन बना देंगे, तो सर खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, खर्चा बढ़ जाएगा, स्टेट के फाइनेंसेस पे दिक्कत आने लगेगी। और क्या है? डिले इन लेजिस्लेशन एज वेल। मतलब सर जो भी कानून बन रहा है अब उससे पहले तो एक ही सदन में पास होना पड़ता था, लेकिन अगर विधान परिषद है तो उसे वहां पे भी पास कराना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 3 से 4 महीने डिले हो जाता है मामला। ये इसके कुछ क्या है?
डिसएडवांटेज। ठीक है, चले आगे। इट इज द चॉइस ऑफ स्टेट, इधर इट कैन बी यूनिकैमरल और बाइकैमरल। मतलब ये स्टेट की अपनी चॉइस है कि उसे भैया एक ही सदन रखना है या दो सदन रखने हैं। रीजन बीइंग, सर रीजन ये है कि एक तो मनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है सर, दो सदनों को चलाना कोई आसान थोड़ी ना है, खर्चा भी तो बढ़ जाता है पूरे सदन का, कितने करोड़ों रुपए बढ़ जाते हैं। बिल्डिंग बनाना है, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ सीआईएसएफ की फोर्स लगानी पड़ती है, पूरा आपको टेक्नोलॉजिकल वे में डेवलप करना पड़ता है, एयर कंडीशन है, दुनिया भर की चीजें होती हैं भाई, और फिर उन सबकी सैलरी जानी होती है, लेजिस्लेशन प्रोसेस में जो खर्चा आता है वो सब खर्चा इंक्लूड करना पड़ता है। तो बेटा ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट की मनी जरूरत पड़ती है। ठीक है, पॉपुलेशन एंड साइड ऑफ स्टेट शुड जस्टिफाई दैट बोथ शुड बी देयर। मतलब सर अगर देखो, अगर स्टेट का साइज बड़ा है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी है, मध्य प्रदेश भाई एक बड़ा राज्य है, राजस्थान एक बड़ा राज्य है, ठीक है, तो सर यहां पे तो हम एक बार को सोच सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो, दो सदन होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां से आप उतना चलो टैक्स भी कलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर कोई छोटा राज्य है, सपोज गोवा आ जाए कि सर मैं तो इतना चाहूं लेकिन मेरे को दो सदन चाहिए, अरे भाई जरूरी कहां है, तू है ही छोटा सा, क्या करेगा दो सदन लेके। तो स्टेट की जो साइज है ना वो भी जस्टिफाई करनी चाहिए कि भाई दो सदन की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन स्टेट। जैसे हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा था ना, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल किस तरह से पास किया जाता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, इन द सेम वे लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी स्टेट्स के अंदर होता है। तो अगर ऑर्डिनरी बिल होता है और एक होता है मनी बिल, ठीक है सर, तो ऑर्डिनरी बिल के अंदर क्या होता है सर, सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस, सपोज करो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं सबसे पहले कि हमने विधानसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, विधानसभा के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हमने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जिसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, फिर वोटिंग हुई और फिर उसको पास कर दिया। मतलब सर विधानसभा ने तो उसको कर दिया है पास। अब क्या होगा सर, अब इस सेम बिल को कहां भेजना पड़ेगा, विधान परिषद में। जिस भी स्टेट के अंदर विधान परिषद होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, वहां भेजना पड़ेगा। अब इस विधान परिषद के अंदर क्या होगा, दोबारा से डिबेट एंड डिस्कशन होगा, अगर उसे पास कर दिया गया तो गवर्नर के पास भेज जाएगा साइन करने के लिए। जैसे ही गवर्नर उसे अपना एसेंट देगा भैया वो कानून बन जाएगा, जो ऑर्डिनरी बिल था वो आपका लॉ बन गया। अब सर ये तो सेम प्रोसेस वैसे ही हो गया ना जैसे हमने लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब का देखा था। हाँ, यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानते, हम इसको पास नहीं होने देंगे। दूसरा क्या हो सकता है एक और, कि विधान परिषद इसको वापस भेज दे रिकमेंडेशन के लिए। कुछ रिकमेंडेशन इन्होंने लिखी विधान परिषद वालों ने और वापस भेज दिया किसको, विधानसभा वालों को, भैया ये हम कुछ रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, इनको देख लो। तीसरा एक कंडीशन ये हो सकती है कि भैया विधान परिषद इसको 3 महीने से ज्यादा अपने पास अगर होल्ड रख ले। सर ये तो वही कंडीशन हो गया ना जैसे जब राज्यसभा की हमने देखी थी कि या तो राज्यसभा रिजेक्ट कर देगा या रिकमेंडेशन देगा, या राज्यसभा 6 महीने से ज्यादा अगर इस बिल को अपने पास रख लेता है तो डेडलॉक बन जाता है। इन द सेम वे सर यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी तो डेडलॉक ही बन गया ना, यहां पे भी डेडलॉक बन गया सर। तो एक बात बताओ सर, यहां पे भी ज्वाइंट सेशन हो जाएगा? नहीं, स्टेट्स के अंदर कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्लियामेंट में यूनियन लेवल पे हो सकता है, स्टेट्स लेवल पे कभी भी आपका ज्वाइंट सेशन नहीं होता। देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी ज्वाइंट सेशन इन द स्टेट इफ एनी डेडलॉक अराइज। तो सर फिर इस डेडलॉक को खत्म कैसे करेंगे? सर बात ऐसी है, जब 3 महीने खत्म हो जाएंगे ना, ये वाले जो विधान परिषद वालों ने अपने पास बिल रखा हुआ था 3 महीने तक कुछ किया नहीं, जब ये 3 महीने खत्म हो जाएंगे तो सेम बिल को विधानसभा वाले दोबारा पास करेंगे, सेम बिल को विधानसभा वाले दोबारा पास करेंगे और फिर किसके पास भेज देंगे, फिर दोबारा भेजेंगे किसके पास, विधान परिषद वालों के पास। अगर इस बार विधान परिषद वालों ने उसे पास कर दिया तो ठीक है, और नहीं किया तो 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली भैया पास मान लिया जाएगा उस बिल को, ऑटोमेटिकली उस बिल को पास मान लिया जाएगा। मतलब सर जो विधान परिषद है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसी बिल को डिले ही कर सकती है 4 महीने के लिए। 3 महीने उसने अपने पास रख लिया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो विधानसभा वाले सेम बिल को दोबारा भेज देंगे वोटिंग करके, और फिर से 1 महीने का टाइम देंगे। अगर दोबारा 1 महीने में उन्होंने नहीं किया, विधान परिषद वालों ने उसको साइन नहीं किया, पास नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली उसको पास मान लिया जाएगा। दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद वाले 4 महीने का डिले ही कर सकते हैं बस। इसको देख रहे हो,
मामला क्या चल रहा है। अब तुमने वो देखा होगा जैसे सर जब डेडलॉक वाली सिचुएशन थी राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा है ना, एक स्टेटमेंट देख लो, एक स्टेटमेंट और देख लो, चलो क्या सर, राज्यसभा इज सेकेंड हाउस बट नॉट सेकेंडरी, वाइल विधान परिषद इज सेकेंडरी हाउस। ये लाइन याद रखना। क्या सर? भाई राज्यसभा कोई सेकेंडरी हाउस नहीं है, वो सेकंड हाउस है। सेकेंडरी मतलब अरे ऐरा गहरा ऐसा ही, लेकिन विधान परिषद क्या है, एक सेकेंडरी हाउस है। भाई अभी यही तो देखा, 4 महीने का डिले के बाद तो फिर भी हमने क्या कर दिया, 4 महीने के डिले के बाद हमने तो पास ही मान लिया ना बिल को विधानसभा वालों ने। दैट मीन्स कि विधान परिषद वालों की ज्यादा चली नहीं, इनका तबला बजा ही नहीं ज्यादा। जब नहीं बजा दैट मीन्स कि जो विधान परिषद है वो आपका सेकेंडरी हाउस है। तो ये लाइन याद रखना, राज्यसभा इज सेकेंड हाउस एंड नॉट द सेकेंडरी हाउस। ठीक है। अच्छा सर, ये तो हमने देखा था एग्जांपल, अगर ये बिल विधानसभा के अंदर आए, सपोज करो विधान परिषद वालों ने एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन कर दिया, वोटिंग कर दी और पास कर दिया। पास करने के बाद अब इस बिल को भेजा जाएगा कहां पे, विधानसभा वालों के पास, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वालों के पास भेजा जाएगा। तो सर विधानसभा में इस टाइम क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो भी पास कर देंगे, या तो वो भी पास कर देंगे और वो कानून बन जाएगा गवर्नमेंट गवर्नर के साइन के बाद, या फिर क्या होगा, विधानसभा वाले मना कर देंगे, पास नहीं होगा, तो ये बिल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। ये बिल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। चलो भैया चलो, विधान परिषद वालों तुम एक सेकेंडरी हाउस हो, तुम सेकेंड हाउस नहीं हो। ठीक है, याद रखना ये बात। दोबारा बता दूं एक बार, देखो जी, अगर विधानसभा के अंदर कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, विधानसभा वालों ने पास कर दिया, उसके बाद भेजा जाएगा वो विधान परिषद वालों के पास। अगर उन्होंने भी पास कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर विधान परिषद वालों ने रोक दिया तो ज्यादा से ज्यादा वो 4 महीने का डिले कर सकते हैं, उसके बाद उस कानून को ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। अगर कोई बिल विधान परिषद वाले इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने पास कर दिया, फिर किसके पास भेजा जाएगा, विधानसभा वालों के पास भेजा जाएगा। भैया विधानसभा के पास दो ऑप्शन है, या तो पास कर दो तो वो सर बिल बन जाएगा, और अगर विधानसभा वालों ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल पूरा का पूरा ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलो एक सेकंड रुकना, ये शायद रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। हाँ जी अब ठीक है, अब रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, उस टाइम रिफ्लेक्शन आ रहा था ना, इसलिए शायद दिखने में दिक्कत होती, फिर तो दिक्कत तो कोई छोड़नी नहीं है। चलो अब आते हैं मनी बिल पे। सर ये तो ऑर्डिनरी बिल की बात थी, अब आते हैं मनी बिल पे। तो मनी बिल सिर्फ विधानसभा के अंदर ही आ सकता है, विधान परिषद के अंदर नहीं आ सकता। इन द सेम वे जैसे पार्लियामेंट में हमने देखा था कि सर मनी बिल कहां पे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर आ सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं आ सकता। इन द सेम वे मनी बिल राज्य के अंदर, विधानसभा के अंदर आएगा, विधान परिषद के अंदर नहीं आएगा। तो विधानसभा वाले पास कर देंगे, ठीक है, उसके बाद किसको भेजा जाएगा, विधान परिषद वालों को भेजा जाएगा, और विधान परिषद वाले सेम राज्यसभा की तरह वही, उनको भी 14 दिन का टाइम है, पास करते हो तो ठीक है, नहीं तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इसको पास मान लिया जाएगा। ठीक है। जो आपका विधानसभा का स्पीकर होता है वो सर्टिफाई करता है कि भैया ये जो आपका बिल है ये मनी बिल है। जैसे आपका लोकसभा का स्पीकर सर्टिफाई करता था, वैसे ही विधानसभा का स्पीकर भी सर्टिफाई करता है कि आपका ये जो बिल है ये मनी बिल है। ठीक है जी, चले आगे। अब आ जाते हैं किस पे, गवर्नर साहब पे। सर गवर्नर साहब पे, तो गवर्नर साहब को हमारे संविधान में दिया गया है जगह, कहां पे, आर्टिकल नंबर 163 में।
क्या बोला है, गवर्नर विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। जैसे हमने प्रेसिडेंट साहब को पढ़ा था ना, इसे प्रेसिडेंट साहब को कौन एड एंड एडवाइस देगा, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन द सेम वे जो आपके गवर्नर साहब हैं, इनको एड एंड एडवाइस कौन देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक है सर। और सेकंड क्लॉज में क्या दे रखा है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीएम या गवर्नर, अगर गवर्नर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट होगा, ठीक है, तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का। फाइनल डिसीजन माना जाएगा गवर्नर का। दैट मींस कि ये गवर्नर की क्या है, डिस्क्रिशन पावर है ये गवर्नर की। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 164, जिसमें क्या बोला गया है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक है सर। अब ये जो सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ना स्टेट के, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट किसकी एडवाइस पे होगी सर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे होगी, जो कि गवर्नर करेगा। जैसे प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते थे, वैसे ही या स्टेट का जो गवर्नर होगा वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को अपॉइंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, आर्टिकल नंबर 153 153 है, ठीक है। देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। हर एक राज्य का एक गवर्नर होगा, और अगर चाहे तो एक गवर्नर 2 स्टेट का भी हो सकता है, 2 एंड मोर स्टेट। एक गवर्नर को आप 2 स्टेट में भी एज अ गवर्नर अपॉइंट कर सकते हो। ये कब ऐड हुआ था प्रोविजन, ये प्रोविजन ऐड हुआ था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 154। 154 क्या कहता है सर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वेस्टेड इन गवर्नर शेल बी एक्सरसाइज बाय हिम और हिज सबऑर्डिनेट ऑफ। जैसे सर जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो क्या बोला था कि प्रेसिडेंट जो भी पावर, प्रेसिडेंट की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, और उसको एक्सरसाइज कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर। इन द सेम वे जो एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की है, ठीक है, वो किसके पास है, गवर्नर के पास है, और इसको एक्सरसाइज कौन करेगा, या तो गवर्नर खुद करेगा या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर, मतलब वही चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 155 क्या बोलता है, गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा सर, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 156 क्या कहता है, गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब सर भैया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तब तक गवर्नर रहेगा। भाई भले ही 5 साल पूरे हो ना हो, डजंट मैटर, जब तक प्रेसिडेंट साहब का मन है तब तक आप रहोगे। 1 हफ्ते बाद अगर जाना है तो 1 हफ्ते बाद आपको जाना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। और सर जो जिस ग्राउंड्स पे आप हटाओगे, मतलब आपको कुछ रीजन भी तो देना पड़ेगा ना कि गवर्नर को आप क्यों हटा रहे हो। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का कोई प्रावधान नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर। कुछ नहीं बताया। जब कुछ नहीं बताया तो हमें भी नहीं पढ़ना उसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है सर, एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नर ऑफिस क्या है, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 साल से कम नहीं होना चाहिए उसकी उम्र, और देश का नागरिक होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 158 क्या कहता है, मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब सर ना ही वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ना ही वो कोई एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए। वो किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्लॉज में क्या दे रखा है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। अब सर जो इनको ओथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, ओथ दिलाएगा इनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। याद रखना, ओथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, लेकिन ओथ कौन दिला रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये आर्टिकल नंबर 159 के अंदर दिया हुआ है।
ठीक है, नेक्स्ट है क्या, आर्टिकल नंबर 200। मतलब सर इसके अंदर क्या दे रखा है, गवर्नर हैज टू शेल गिव हिज एसेंट टू द बिल रिपास्ड बाय लेजिस्लेचर। मतलब सर अगर कोई बिल लेजिस्लेचर, भाई दोनों सदनों में, सपोज करो कि विधानसभा ने कोई बिल पास कर दिया, ठीक है सर, विधानसभा ने पास कर दिया और फिर आपके गवर्नर साहब के पास भेज दिया कि सर इस पे साइन कर दो। गवर्नर साहब ने साइन नहीं करा और फिर कहा कि इसमें मैं कुछ रिकमेंडेशन दे रहा हूं, चेंज करो, और वापस भेज दिया। विधानसभा ने सेम बिल को दोबारा पास कर दिया, चाहे उसमें रिकमेंडेशन ऐड करी हो ना करी हो, लेकिन विधानसभा ने दूसरी बार एक ही बिल को पास करके भेज दिया। तब भैया गवर्नर बाध्य है, गवर्नर को भैया जब दूसरी बार कोई बिल, सेम बिल आएगा तो गवर्नर को उस पर साइन करना ही करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस वो साइन कब नहीं करेगा, अगर वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा हो, या फिर डीपीएसपी के खिलाफ हो, या फिर यूनियन की पावर के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा हो, या फिर भैया देश की जनता के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ हो, या फिर जो पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट है उसको डेंजर में ला रहा हो। केवल इन्हीं 5 बेसिस पे गवर्नर दूसरी बार बिल को रोक सकता है। अगर ये 5 पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो भैया गवर्नर को वो बिल पे साइन करना ही पड़ेगा। ये दे रखा है आपके आर्टिकल नंबर 200 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 201। क्या कहता है ये सर, गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब सर भाई गवर्नर चाहे तो बिल को ना प्रेसिडेंट साहब की सलाह भी ले सकता है एक बिल पर साइन करने के लिए। मतलब सर सपोज करो कि कोई बिल आया और गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट साहब को बोला कि सर जरा बताओ क्या करें इस मामले में, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, अब प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट के पास भेज देंगे वो बिल को। गवर्नर ने पहले बिल भेजा किसको, प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब पूछेंगे पार्लियामेंट से कि हाँ भाई पार्लियामेंट वालों, लोकसभा राज्यसभा वालों, जरा बताओ क्या क्या बिल सही है कि नहीं है। फिर पार्लियामेंट क्या कहेगा, पार्लियामेंट अगर कहता है कि हाँ सर बिल सही है एकदम, प्रेसिडेंट साहब बिल एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है, तो प्रेसिडेंट साहब वापस बिल भेजेंगे गवर्नर को और गवर्नर को उस पर साइन करना है। ठीक है, गवर्नर जी साइन कर देंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट कहता है कि सर ये जो बिल है ये सही नहीं है, इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट साहब गवर्नर को ये बिल भेजेंगे और गवर्नर को क्या कहेंगे कि भैया अपने स्टेट लेजिस्लेचर को कहो, अपनी विधानसभा को कहो कि इसके अंदर कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको अमेंड करो, इसको ठीक करो। तो भैया 6 महीने का टाइम होता है ठीक करने के लिए, ठीक है, 6 महीने का टाइम है ठीक करने के लिए। विधानसभा वालों ने या विधान परिषद वालों ने 6 महीने के अंदर वो बिल कर दिया, ठीक, हाँ जी आपने जो कही थी रिकमेंडेशन हमने मान ली, ठीक है जी। अब इस बिल को ना सीधा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, गवर्नर के पास नहीं भेजा जाएगा। अगर कोई बिल गवर्नर ने प्रेसिडेंट की सलाह पे भेजा है आगे, तो अब जब दूसरी बार वो बिल पे साइन होंगे ना, तो वो गवर्नर के नहीं होंगे, वो होंगे प्रेसिडेंट साहब के। तो भैया दूसरी बार जब ये 6 महीने के अंदर जब आपने अमेंडमेंट कर दिया, जब बिल को ठीक कर दिया, तब इस बिल को कहां पास करके कहां भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाएगा साइन के लिए। मतलब कि भैया गवर्नर इज नॉट बाउंड टू असेंट, गवर्नर को साइन करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। आई बात समझ यहां तक। इसी पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि भाई सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि सर वो बिल पास कराया था लेकिन गवर्नर साहब ने आर्टिकल नंबर 201 का यूज करके क्या करा, प्रेसिडेंट की सलाह ली, तो अब जब बिल पास होगा तो उस पे कौन साइन करेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो याद रखना अगर सेम बिल दूसरी बार जा रहा है तो सर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब एक और बात बताओ सर, एक क्वेश्चन ये आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो गवर्नर की जो पोजीशन है ना सर, ये नॉमिनेटेड है, मतलब प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, इलेक्शन नहीं होता गवर्नर का कभी भी। सर ऐसा क्यों है, गवर्नर का इलेक्शन क्यों नहीं होता, वाई गवर्नर इज अपॉइंटेड एंड नॉट इलेक्टेड। सर बात ऐसी है कि जब भारत देश आजाद हो रहा था ना, तब जो हमारा यूनियन था, जो इंडिया था, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था, वो बहुत ही ज्यादा क्या था, अनस्टेबल था। तो अगर हम उस टाइम पे हर एक स्टेट में गवर्नर लोग को इलेक्शन करवा देते तो क्या होता सर, भाई इलेक्शन करते हैं तो मतलब गवर्नर जो बंदा बनता वो पर्टिकुलर उसी स्टेट से इलेक्शन लड़के आता, तो सर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी बढ़ जाती। सेपरेटिस्ट टेंडेंसी मतलब अलग होने की, वो स्टेट भारत से अलग होने की कगार पे आता।
भाई सेपरेटिस्ट टेंडेंसी हर एक के पास आती है। जैसे ही किसी के पास पावर आती है ना, वो सोचता है कि भैया मैं सबसे बड़ा ऑफिसर हूं, अब तो मेरी चलेगी, तो मैं गवर्नर बन के क्यों रहूं, मैं तो अलग ही अपनी स्टेट को डिक्लेयर कर देता हूं कुछ अलग। तो वहां से सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जिस तरह से खालिस्तान के अंदर चलता है, ठीक है। बीच में कुछ टाइम पहले वो तेलंगाना वाला चल रहा था, एलटीटी वाला चल रहा था शुरू में तमिलनाडु में। तो इस तरीके के सेपरेटिस्ट मूवमेंट ना हो, देश ना टूटे, इसीलिए जो गवर्नर है वो हमेशा इलेक्शन के थ्रू नहीं, वो नॉमिनेशन के थ्रू आता था। और उसको कौन नॉमिनेट करता था? यूनियन, मतलब सर प्रेसिडेंट साहब, ताकि देश टूटे ना, देश अखंड रहे, खंडित ना हो। ठीक है, ये पूरा टॉपिक था आपका क्या, स्टेट लेजिस्लेचर एंड गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेचर एंड गवर्नर। अब आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत बुक लो, गवर्नर का टॉपिक पढ़ मारो पूरा का पूरा। लक्ष्मीकांत बुक में गवर्नर का टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर के मोस्टली पॉइंट मैंने खत्म कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बचता है तो बस एक ऊपर ऊपर से नजर तो मार लो एटलीस्ट, रिवीजन तो आप ही का होगा उससे, ठीक है। ये काम करना है अब आपको। तो मैं बस मान के चल रहा हूं कि आप लोग रिवाइज कर रहे हो, जैसा कि मैं डेली बोलता हूं, रिवाइज करते रहो साथ में। और अब आपको मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।